12/10/2018 4 बजे से 5:30 बजे के बीच पूछे गए क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। पहला सवाल है कि भारत की उच्चतम निर्विवादित चोटी कौन सी है। भारत की उच्चतम और निर्विवादित चोटी कौन सी है, इसका आंसर आप फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, कंचनजंगा। देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और दुनिया के सबसे ऊंचे 10 शिखर हिमालय पर ही स्थित हैं। सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित कंचनजंगा जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 8,586 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका कंचनजंगा। अगला सवाल है कि भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा ध्यानचंद पुरस्कार। देखिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो पुरस्कार है ये प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। सन 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार के पहले विजेता साहूराज बिराजदार थे, इसको ध्यान रखिएगा। मुक्केबाजी में इनको ये मिला था। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर, ठीक है। अगला है कि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म परमाणु में मुख्य अभिनेता कौन थे। इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, जॉन अब्राहम। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन अब्राहम। अगला सवाल है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी, इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए वस्तु एवं सेवा कर या फिर कहा जाए जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया गया है। जीएसटी जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, इस बात को आप नोट रखिएगा। जीएसटी जो है ये समवर्ती सूची का विषय है और भारत में सबसे पहले असम राज्य में जीएसटी जो है ये लगा था। कहाँ पे, असम राज्य में जीएसटी सबसे पहले भारत में लगा था। और जो जीएसटी की शुरुआत है ये 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में हो गई थी। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपके सामने कि मनात किस देश की मुद्रा है। मनात किस देश की मुद्रा है, इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी आंसर, अजरबैजान। अजरबैजान की मुद्रा जो है मनात है और इसकी जो राजधानी है ये है बैकू। जो अजरबैजान की राजधानी है ये है बैकू, सॉरी बाकू, यहाँ पे बैकू नहीं बाकू है ना, बाकू है, बाकू। अजरबैजान की राजधानी जो है ये बाकू है और मुद्रा जो है मनात है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर। अगला है कि यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक होता है। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बात आप अच्छे से जानते हो कि पीएच पैमाना जो है इसका जो मतलब वैल्यू होता है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है, जिसमें अगर 0 से 7 तक वैल्यू है तो उसे कहा जाता 0 से मतलब 6.9, 0 से 6.9 तक अगर वैल्यू है तो कहा जाएगा कि वो एसिड है यानी अम्लीय है। और अगर 7 से लेकर के या फिर 7.1 से लेकर के 14 तक है तो वो कहा जाएगा क्षारीय है। और जिसकी वैल्यू 7 होती है उसे कहा जाता है कि वो उदासीन है यानी अम्ल और क्षार दोनों है। तो मेरे भाई यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो नमक कैसा होगा ये आपको बताना है। राइट उत्तर हो जाएगा कि कमज़ोर एसिड और सशक्त बेस होगा, यानी बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र के सार्वजनिक खरीद सम्मेलन का 5वां संस्करण आयोजित किया गया था। दक्षिण एशिया क्षेत्र के सार्वजनिक खरीद सम्मेलन का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर, न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में 5 फरवरी से 7 फरवरी के बीच आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार लौ के साथ जलता है। तो मैग्नीशियम रिबन जो है ये किस कलर के लौ के साथ जलता है, इसका आंसर आप बताएंगे।
देखिए मैग्नीशियम रिबन जो एक सफ़ेद लौ के साथ जलता है और वायु में जलकर ये MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये सफ़ेद कलर का जलता है, तो यहाँ पे आप भरेंगे सफ़ेद लौ के साथ। ए आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 कूलाम बटे 1 सेकंड यानी 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड जो है ये किसके बराबर होता है? देखिए 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर होता है और कूलाम आवेश का एसआई मात्रक जो है ये क्या होता है मेरे भाई? कूलाम जो है ये आवेश का एसआई मात्रक है ना, और जो एम्पियर है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो जो विद्युत धारा है इसका सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा का सूत्र जो होता है ये आवेश यानी चार्ज अपॉन टाइम यानी कि समय। तो आवेश बटे समय जो है विद्युत धारा का ही समय होता है, और 1 एम्पियर जो होगा आपका ये हो जाएगा मतलब विद्युत धारा का। आवेश जो है इसका मात्रक कूलाम होता है, तो यहाँ पे कूलाम। समय का मात्रक सेकंड होता है, तो कूलाम पर सेकंड। और जो विद्युत धारा है इसका मात्रक एम्पियर होता है। तो 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड जो है ये 1 एम्पियर के बराबर होगा। तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में देखिए कुल मिलाकर के कहा जाए तो 1028 यानी ऋग्वेद में 1028 सूक्त या फिर 1028 मंत्र हैं और 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत जो है ये ऋग्वेद को ही माना जाता है, जिसमें देवी देवताओं की स्तुति की गई है। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाएगा कौन सा है, तो ऋग्वेद ही है। ये बात तो आप जानते ही हैं अच्छे तरीके से। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा 1028। नेक्स्ट है आपके सामने कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है? सही उत्तर हो जाएगा देखिए लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, मेन कारण ये है। तो बी उत्तर करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन, यदि हम तापमान कम करते हैं और दाब बढ़ाते हैं तो हम वायुमंडलीय गैसों को द्रवीय अवस्था में बदल सकते हैं। दूसरा कथन, एक गर्म शुष्क दिन का अर्थ है कि वायुमंडल का तापमान उच्च है और हवा की आर्द्रता कम है। इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है और इसी प्रकार भारी शीतलन का उत्पादन होता है। अब ये 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथन को आपको देखना है। तो एक तरीके से कहा जाए तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। तो दोनों कथन सत्य हैं, यानी ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला आपके सामने ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया। तो निम्नलिखित में से किसने प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था, ये आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा सी आंसर, डोबे राइनर ने। देखिए जर्मन वैज्ञानिक जोहान डोबे राइनर ने 1823 यानी वर्ष 1823 में प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहली बार अवलोकन किया था। तो कब? 1823 में डोबे राइनर ने। तो सी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है? निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुंबकीय नहीं है, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे रस्सी में तनाव, स्प्रिंग में विद्युत बल और घर्षण बल, ये तीनों जो हैं ये विद्युत बल या फिर विद्युत चुंबकीय हैं, लेकिन पिंड का भार जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रकृति में नहीं होता है। तो ए आंसर आपका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, पिंड का भार। नेक्स्ट है कि किस प्रकार का ऊतक नारियल की भूसी बनाता है? अब देखिए समझने की किसी कोशिश कीजिएगा। आपने अगर नारियल तोड़ा हो तो आपको पता होगा, वैसे तोड़े तो होंगे ही भाई। नारियल अगर आपने तोड़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब आप उसके ऊपर का छिलका निकालते हैं तो आपको भूसी जैसा कुछ नज़र आता है। तो भूसी जो है किस प्रकार का ऊतक बनाता है, ये आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा सी आंसर, सक्लेरेन काइमेटस फाइबर। सक्लेरेन काइमेटस फाइबर का ऊतक होता है, ये बहुत दृढ़ होता है, मतलब बहुत कठोर होता है। ये राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर। नेक्स्ट है आपके सामने कि मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? अब देखिए मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण नहीं हटता है?
देखिए, वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था विराम में हो या फिर गति में हो, अगर वो स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। कहने का मतलब है कि वो जिस अवस्था में ही है वो वैसे ही अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। ये न्यूटन का पहला नियम भी है। और वो किसके कारण नहीं हटती है, तो जड़त्व या फिर जड़ता के कारण। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर। जड़त्व का नियम भी इसे कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे कहा जाता है। इस बात को आप नोट रखिएगा। अगला आपके सामने CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात में मौजूद हैं। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इजी उनके लिए है जो जानते हैं, और जो नहीं जानते भाई उनके लिए इजी नहीं है। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप जानते हैं कि यहाँ पे C जो है आपका ये कार्बन है, और इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है ये 12 होती है। कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12, रेशियो मैंने लगा दिया। और जो O की द्रव्यमान संख्या है ये होती है 16। तो O की द्रव्यमान संख्या 16 है, लेकिन यहाँ पे O2 है, यानी O जो है 2 है, तो ये हो जाएगा 16 गुणे 2। अब 12 रेशियो 16 इंटू 2 है। अब इसको आप हल कीजिए, ये हो जाएगा आपका 12 रेशियो 32। ये हो जाएगा 12 रेशियो 32। अब इसको आप हल कीजिए, 4 3 12 और 4 8 32, यानी जो इसका अनुपात निकला, रेशियो निकला, वो 3:8 निकला, यानी ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि द्रव्यमान संख्या किसकी कितनी है, बस मेन फोकस आपको इसी पे रखना है। नेक्स्ट, डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, जो डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल हैं, इन्हें पक्षी वैज्ञानिक या फिर कहा जाए मेरे भाई तो पक्षी का जनक भी कहा जाता है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, पक्षी का जनक या फिर कहा जाए तो पक्षी वैज्ञानिक भी जाना जाता है। और भारत के वर्डमैन या भारत में पक्षी का जनक जो है ये पक्षी डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल को ही माना जाता है। सलीम अली जो हैं भारत के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया, और इनकी पक्षियों पर लिखी किताब में भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में मदद भी की थी। 1976 यानी वर्ष 1976 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, आपको मैंने शायद पहले भी बताया, इसके पहले वाले सेट में भी बताया कि जो मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं या फिर क्रोमोसोम होते हैं, ये होते हैं 23 जोड़े, यानी कि 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। जिसमें कहा जाए तो जो आपके 22 जोड़े होते हैं वो मतलब होते हैं, और इसके अलावा एक जोड़ा जो है मुख्य होता है। ठीक है, महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये 23 होती है। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा 23। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जा रही है, इसका आंसर आप बताएंगे किसके शासनकाल में लगाया गया था। देखिए, 25 जून 1975, ध्यान रखिएगा, 25 जून 1975 से 21 मार्च 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977, यानी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहा, और ये था इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान। तो डी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। और उस समय देश के जो राष्ट्रपति थे वो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, यानी जो इसकी घोषणा की गई थी वो फ़खरुद्दीन अली अहमद द्वारा की गई थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी उत्तर। सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए कि जो आपातकाल है किसके समय में लगा था, तो ये इंदिरा गांधी के समय में ही लगा था। इस बात को भी आप नोट रखिएगा। गैस स्थिरांक आर का मान क्या होता है? गैस स्थिरांक आर का मान क्या होता है, इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए, सार्वत्रिक गैस नियतांक एक भौतिक राशि है जिसे आर या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई आर के द्वारा ही निरूपित किया जाता है। गैस स्थिरांक आर का जो मान होता है ये 8.31 होता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा ए आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परागकण किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? परागकण किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? देखिए, जब किसी भी पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प या फिर वर्तिकाग्र पर या फिर कहा जाए किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंचता है
तो इस क्रिया को परागकण कहा जाता है। परागकण जो है या फिर परागण जो क्रिया है ये दो प्रकार से होती है। परागण क्रिया दो प्रकार से होती है। इसकी दो विधि है, एक है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। स्वपरागण पराग कोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और परागकण जो है या फिर जो परपरागण है ये वास्तविक नरयुग्मक होते हैं। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका पराग कोश के द्वारा। ए आंसर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए 563 यानी 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। पिता का नाम शुद्धोदन था जो कि शाक के कुल से संबंधित थे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए आंसर साल वृक्ष के नीचे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि OS और SE तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या है। सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर आपका SE और O बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्तनपाइयों में, अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे ये कहा गया है कि स्तनपाइयों में, फिर आगे के आपको जो दिए गए विकल्प इनको ध्यान दे करके भरना है। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। स्तनपाइयों यानी कि कहा जाए तो मैमेलियन प्राणी जगत का एक समूह है जिसकी त्वचा पर सफ़ेद ग्रंथियों यानी बालों के साथ और तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं। हृदय जो है स्तनपाई का 4 वेश में होता है। तो बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है। सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर देखिए अनुमस्तिष्क जो है ये पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम जो है अनुमस्तिष्क का या फिर पश्च मस्तिष्क का ही है। बोलना, देखना, सूंघना, स्वाद लेना, सुनने की और बुद्धिमत्ता जैसी गतिविधियों का नियंत्रण जो है ये अनुमस्तिष्क नहीं करता है। तो यहाँ पे बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इसका नियंत्रण जो है अग्र मस्तिष्क या फिर कहा जाए तो सेरिब्रम करता है। इस बात को आप नोट रखिएगा दोस्त। सेरिब्रम जो है यही बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता आदि गतिविधियों का नियंत्रण करते हैं। बाकी मस्तिष्क के बाद पश्च मस्तिष्क क्षेत्र में है। पश्च मस्तिष्क का एक भाग है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ये बाकी अनुमस्तिष्क का ही कार्य है। अगला है आपके सामने कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है। अब देखिए सवाल जो है आपका ये पूछा गया था। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा सी आंसर नई दिल्ली में। ऑप्शन सी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा के परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। कहने का मतलब है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इजी उनके लिए है जो अच्छे से पढ़े हैं या फिर जो अच्छे से ध्यान देंगे उनके लिए तो काफ़ी इजी है। बाकी अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो भाई आपको भी ये कठिन लग सकता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है वो है विद्युत पंखा। यानी ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत पंखा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है आपके सामने कि स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है। स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ उपस्थित होता है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका लटकाव बिंदु के ठीक नीचे होता है। तो बी उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लटकाव बिंदु के ठीक नीचे होता है। तो जो भी मित्र ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। स्वतंत्र रूप से पूछा जा रहा है, इस बात को आप नोट रखिएगा। नेक्स्ट वाला आपके सामने है कि ब्रांज के अवयव क्या होते हैं। ब्रांज के अवयव क्या होते हैं ये आपको बताना है। देखिए ब्रांज कहा जाए या फिर कहा जाए कांसा, ब्रांज कहा जाए या फिर कहा जाए कांसा, बात एक ही है। और इसमें कहा जाए तो तांबा और टिन का मिश्रण होता है, जिसमें तांबा जो है आपका यानी जो आपका कॉपर है इसकी जो मतलब मात्रा होती है ये होती है 88% और जो टिन है यानी एसन टिन जो है इसकी मात्रा होती है 12%। तो इन दोनों का मिश्रण जो है ये ब्रांज या फिर कांसा बनाता है। तो ये हो जाएगा आपका Cu + SN यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय को दर्शाता है। वेग और समय के संबंध को दर्शाता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। गति विषय के 3 नियम दिए गए हैं। गति का जो पहला समीकरण है ये है
बी बराबर यू प्लस ए टी। ये जो है गति का पहला समीकरण है जो वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। ये आपका बी वेग हो जाएगा, अंत में जो टी दिया गया है समय, तो वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। दूसरा समीकरण जो है वो है यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब ये जो है स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। और जो तीसरा समीकरण है यह है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर धन 2as। ये है तीसरा समीकरण, ये स्थिति और वेग के बीच यानी वेग और स्थिति के बीच संबंध दर्शाता है। तो ये तीनों समीकरण के बारे में मैंने आपको बता दिया है। हमसे पूछा गया वेग और समय के बीच, तो ऑप्शन नंबर डी राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वी बराबर यू प्लस ए टी जो है ये हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। तो जो भी मित्र ऑप्शन सी बता रहे बिल्कुल राइट होगा। तो यहाँ पे गाइस ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो कंप्लीट करेंगे वो है 15/10/2018 को 9 बजे से 10:30 बजे के बीच पूछे गए क्वेश्चंस पेपर। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसको देख लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे एग्जाम्स की बेहतरीन तैयारी करें, अगर आपका भी टारगेट है इस बार सिलेक्शन लेना, और मेरे प्यारे भाई अगर आप भी ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपके लिए एक रामबाण संग्रह सीरीज ई बुक लॉन्च की गई जो स्पेशल रेलवे एग्जाम्स के लिए है। कंप्लीट सिलेबस न्यू पैटर्न पर आधारित नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, अब तक पूछे गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए ये तैयार किया गया है, जिसपे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। दाम इसका 99 है, बट ये अभी के लिए आपको मात्र 39 की मिल रही है। तो इस ई बुक का फ़ायदा भी आप ले सकते हैं 60% डिस्काउंट के साथ। इस ई बुक की खास बात यह है कि अगर आप इसी ई बुक को एक बार अच्छे से और दिल दिमाग के साथ पढ़ लेते हो, तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में आपको मदद तो मिलेगी ही, साथ में इसके अलावा गाइस कहा जाए तो सिलेक्शन में काफ़ी चांस भी आपके बढ़ जाएंगे। हाँ, इसके अलावा इस ई बुक के साथ यानी इस रामबाण संग्रह सीरीज के साथ आपको 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की ई बुक बिल्कुल फ्री मिल रही है इस ई बुक के साथ। तो अगर आपको लेना है तो आप इससे दिए गए व्हाट्सअप नंबर ध्यान से नोट कीजिएगा 8948667652 8948667652। इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, यहीं से आपको ये ई बुक मिल जाएगी और इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी मात्र 39 की। तो इसका डेमो पेज भी आप यहाँ से देख सकते हैं। नंबर नोट कीजिएगा 8948667652। मेरे प्यारे भाई एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, किस मंत्रालय ने मिशन 41 के कार्यक्रम की शुरुआत की? किस मंत्रालय ने मिशन 41 के कार्यक्रम की शुरुआत की? किस मंत्रालय ने मिशन 41 के कार्यक्रम की शुरुआत की? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेल मंत्रालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? एक सीजन में 2 बार, तो ये हो जाएंगी अंशु जमसेनपा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी आंसर। कहने का मतलब है कि एक ही सप्ताह या फिर एक ही हफ्ते में 2 बार। यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाए तो गति के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग क्या होगा? जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण, एच बराबर ऊंचाई और टी बराबर समय दिया गया है। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि किसी भी पिंड को लंबवत और ऊर्ध्व दिशा में फेंका जाए तो उच्चतम बिंदु पर पिंड का मान जो होगा या फिर पिंड का जो अंतिम वेग होगा v जो होगा ये 0 होगा। तो ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा 0। अगला है कि अवकाश ऊतक डैश के बीच एक पूरक ऊतक या फिर फिलर टिश्यू का काम करता है। तो अवकाश ऊतक जो है ये किसके किसके बीच काम करता है? देखिए अवकाश ऊतक कहा जाए या फिर कहा जाए अवकाशी ऊतक, ये शरीर में दूसरे संयोजी ऊतक की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। ढीला ढाला ऊतक भी होता है, दूसरे ऊतक को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। तो ये त्वचा ऊतक और मांसपेशियों को जोड़ता है। तो ये ऊतक जो है त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ता है। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, त्वचा को मांसपेशियों से। ए आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइन किस आवर्त में होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइन जो है किस आवर्त में होता है? इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए ब्रोमाइन यहाँ पे लिखा गया है, हालांकि कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो ब्रोमाइन नहीं, ये आपका ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन जो है किस आवर्त में रखा गया है? ये हो जाएगा चौथे आवर्त में। डी आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चौथे आवर्त और 17वें वर्ग में। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक ये जो है ये नॉन मेटल है, यानी एक अधातु है, द्रवस्था में होता है ब्रोमीन। तो डी आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा दिए हुए समूह से संबंधित नहीं है? सीवी रमन, शकुंतला देवी, सत्येंद्र नाथ बोस और सुधा चंद्रन। ये 4 जो हैं ये दिए गए हैं। 4 में से कौन संबंधित नहीं है, मतलब इस समूह से अलग हैं, ये आपको बताना है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा।
राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, और फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्त। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो जो सीवी रमन है, सत्येंद्र नाथ बोस है, शकुंतला देवी हैं, ये एक वैज्ञानिक या फिर कहा जाए विज्ञान के क्षेत्र में। सुधा चंद्रन जो है ये इनसे नहीं है, ये फिल्मी क्षेत्र से हैं, तो डी उत्तर राइट होगा। पक्षी वर्ग में होती है, पक्षी वर्ग में होती है, पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग में होती है, पक्षी वर्ग में होती है, इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए पक्षी जो एक समतापी प्राणी होते हैं, इनके शरीर में पंख और ग्रंथि विहीन त्वचा पाई जाती है, तो पंखों के साथ ग्रंथि विहीन त्वचा, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी उत्तर, पंखों के साथ ग्रंथि विहीन त्वचा। अगला सवाल है, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है, या फिर यहाँ पे किस नियम की बात की जा रही है। अगर आप ध्यान दें तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, क्योंकि इस नियम को आपने हजारों बार पढ़ा है, और ये है आपका उत्प्लावक का नियम, या फिर मेरे प्यारे भाई कहा जाए तो आर्किमिडीज का नियम। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यही कहता है। ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, उत्तराखंड की राजधानी है। देखिए ये क्वेश्चंस कोई क्वेश्चंस नहीं है, या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई बहुत इजी क्वेश्चंस है। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले एक ही थे, लेकिन सन 2000 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अलग अलग कर दिया गया। उत्तराखंड की जो राजधानी बनी वो बनी देहरादून। तो यहाँ पे राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा देहरादून। सी उत्तर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो है ये मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होती है। कहने का मतलब यह है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो है ये यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, या गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग ये जो है यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध क्या है। एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध क्या है। सही आंसर हो, देखिए ओम का नियम जो है ये क्या कहता है, R = V/I, यानी कि सी आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। V/I एक नियतांक है, सी आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि निष्क्रिय गैसें किस समूह में होती हैं। निष्क्रिय गैसें किस समूह में होती हैं। निष्क्रिय गैस जो है इसे नोबेल गैस या फिर कहा जाए अक्रिय गैस भी कहा जाता है, क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन मुक्त करती हैं, और ये जो है ये 8वें समूह में होती हैं, 8वें के ए समूह में। सी उत्तर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि यदि आप अपने हथेली पर धातु रखेंगे तो यह धातु पिघल जाती है। तो यदि आप अपने हथेली पर कौन सी धातु रखेंगे, गैलियम यानी Ga। तो अगर आप गैलियम धातु अपने हथेली पर रखेंगे तो ये जो धातु है पिघल जाती है। परमाणु संख्या जो है गैलियम की 31 होती है, परमाणु भार 69.8 होता है। राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी आंसर। अगला है कि अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अभिकारकों को विभाजित करने के लिए किस अभिक्रिया में, तो ये हो जाएगा आपका वियोजन अभिक्रिया में, या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई आपका अपघटन अभिक्रिया में। तो राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं। देखिए वृषण अंडे के आकार वाला अंग है जो पुरुष के उदर गुहा के बाहर होता है, और पुरुष में 2 वृषण होते हैं। वृषण पुरुष का प्राथमिक प्रजनन अंग होता है जो शुक्राणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे 2 जो है अंडकोश होते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर। पेरियर बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है। पेरियर बाघ, देखिए पेरियर नेशनल पार्क जो है दक्षिण भारत के केरल में है। कहाँ पे है, केरल में है। बाघ संरक्षित है। स्थापना जो है इस उद्यान की 1950 यानी वर्ष 1950 में की गई थी, तो ये केरल में है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए केरल में है। अगला है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 या फिर 321 ईसा पूर्व में की थी, और नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके साम्राज्य को स्थापित किया गया था, यानी मौर्य साम्राज्य को। मौर्य की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा पाटलिपुत्र। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पाटलिपुत्र बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है कि मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है।
तो इन्हें इतिवृत्त कहा जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर, इतिवृत्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि देश में वाटर एरोड्रोम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान को नहीं चुना गया? नहीं चुना गया। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। साबरमती नदी तटाग्र, सरदार सरोवर बांध और चिल्का झील को चुना गया, नील नदी को नहीं। तो बी उत्तर। अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं? Al2O3 यानी बी उत्तर। राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नीचे दी गई श्रृंखला में आगे क्या आएगा? अब देखिए ये रीजनिंग का सवाल आ गया है। नीचे दी गई श्रृंखला में आगे क्या आएगा ये आपको बताना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो W आपका U फिर S फिर Q, यानी दो दो यहाँ पे माइनस किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है जैसे जो आपका W है 23 पे आता है, U आपका 21 पे, S 19 पे और Q जो है आपका 17 पे। अब इसके बाद दो आप माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 15, यानी O आएगा। तो O केवल B में ही दिया गया है, तो यहाँ पे B उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। बाकी संख्या भी देख लीजिए, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, 3, 17, यानी B उत्तर राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। BCCI की क्रिकेट गतिविधियों का महाप्रबंधक किसे नियुक्त किया गया? तो ये उस समय का करंट अफेयर था, इसको स्किप कर दूं। अगला सवाल देख लीजिए। एक बस 5 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे तक समान रूप से गति करती है। बस के त्वरण की गणना करें। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 सेकंड में बस की गति में परिवर्तन कितना हुआ? यानी बस 5 सेकंड में 36 किलोमीटर से 72 किलोमीटर हो गई, यानी इसके अंतर कितने हो गया? तो 72 माइनस 36, यानी अगर आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है, 72 में से आप 36 घटाएंगे, 36 बचेगा। त्वरण जो है तो है आपका, यानी एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है गति में परिवर्तन बटे समय। गति में परिवर्तन बटे समय यानी गति में परिवर्तन की दर। तो गति में परिवर्तन कितना हुआ है? अब पहले यहाँ पर ये देखो कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस 36 किलोमीटर प्रति घंटा को आप पहले मीटर पर सेकंड में बदलिए। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से भाग देंगे। 18 दूना 36, 5 दूने 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसके गति में परिवर्तन कितना हुआ? 10 मीटर, ये हो जाएगा आपका 10। और टाइम आपको कितना दिया जा रहा है? ये 5 सेकंड। 5 से आप भाग देंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी 2 तो आ गया। ठीक है, चारों ऑप्शन में 2 दिया गया है। अब त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और स्क्वायर यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लगा है, हाँ लगा है लेकिन मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी इनवर्स में लगेगा। तो डी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा, मीटर सेकंड की पावर -2। तो डी उत्तर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं? कौन से भारतीय राष्ट्रीय दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती हैं? तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तो ये हो जाएंगे राहुल गांधी, और जो बहुजन समाजवादी पार्टी है इसका जो हो जाएंगी ये क्या नाम है, सुश्री मायावती। और जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है इसके अध्यक्ष शरद पवार हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि निक्रोम किसकी मिश्र धातु है? निक्रोम किसकी मिश्र धातु है? निक्रोम जो है निकिल, क्रोमियम, मैंगनीज और लोहा, यानी निकिल, क्रोमियम, मैंगनीज और लोहा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इसका उपयोग करके बनाया जाता है, तो ए आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया था? देखिए जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946, एक मिनट 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था। ऐतिहासिक प्रस्ताव था ये, और राइट उत्तर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए सवाल जो है आपका ये मैथ्स का सवाल है, इसको स्किप कर दें तो ही ठीक है, क्योंकि आप इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, फिर भी अगर ये कहा जाए तो कथन के अनुरूप में है, कथन के अनुसार अगर आप देख लीजिए आंसर दे दीजिए। मैथ्स का नहीं, ये तो फिजिक्स का है भाई, फिजिक्स का है ना, मैथ्स का कहाँ है, फिजिक्स का है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के दोगुने के बराबर होती है, तो ये बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाई कि वक्रता त्रिज्या यानी आर जो है फोकल लंबाई के दोगुने के बराबर होती है, तो बिल्कुल ईजी है। तो डी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है, तो कौन?
इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? शर्करा। बी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा आपका शर्करा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंगूर, ईख, फल इसमें पाया ही जाता है, तो बी उत्तर राइट होगा। बीज के 3 भाग हैं, इसमें से कौन? बीज के 3 भाग, देखिए बीज के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर। तो बी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर, बी उत्तर करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। साइटोन को क्या कहा जाता है? साइटोन को क्या कहा जाता है? पेरिकैरियन ऊतक, पेरिकैरियन कोशिका, पेरिकैरियन कोशिका कहा जाता है साइटोन को। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पेरिकैरियन कोशिका। तो जो भी मित्र ऑप्शन ए बता रहे बिल्कुल राइट होगा। देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2018 ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए 16/10/2018 को 9 बजे से 10:30 बजे के बीच क्वेश्चंस पेपर को अब मैं कंप्लीट करूँगा। लेकिन उससे पहले निवेदन है भाई, एक बार पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, मैं लाइक कर देंगे। और अगर हो सके भाई, इच्छा है तो क्लास को शेयर भी कर दिया करो, अगर इच्छा है तो। अगर नहीं इच्छा है तो कोई बात ही नहीं। वैसे तो आप क्लास को शेयर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन क्या पता नहीं करो। इसी वजह से कर दिया करो गाइस, क्योंकि जब आप क्लास को शेयर करोगे और भी बच्चे देखेंगे, मेरा भी अंदर से थोड़ा सा मन लगेगा कि मैं आपको बेहतरीन क्लास दे पाऊँ। तो आपसे निवेदन है कि क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो। बाकी अच्छी लग रही है तो लाइक करोगे ही, मुझे पता है। तो देखिए 16/10/2018 को 9 बजे से 10:30 बजे के बीच पूछे गए क्वेश्चन पेपर में पहला सवाल, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो इस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? तो इसे खिंचाव कहा जाएगा। डी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा, खिंचाव। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? देखिए 23 नवंबर 1919, 23 नवंबर 1919, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। बाद में खिलाफत जो है मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं द्वारा और इसके अलावा अब्दुल कलाम आज़ाद के सहयोग के द्वारा सितंबर 1919 में आरंभ किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन यानी डी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है? ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है? अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। ओजोन का आणविक द्रव्यमान, ओजोन जो है आपका ये O3 इसका अणुसूत्र होता है या रासायनिक सूत्र होता है, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 16 म्यू, और इसको आप गुणा करेंगे तो 16 × 3 यानी 48 म्यू। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? देखिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये 3 होते हैं, और एल्केन का जो सामान्य सूत्र है क्या होता है एल्केन का? तो ये हो जाएगा CnH2n+2 यानी बी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा CnH2n+2। निम्नलिखित में से कौन सा राइजोइड्स के बारे में गलत है? गलत, यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है, राइजोइड्स के बारे में गलत है। इनकी संरचना और कार्य संवहनी भूपादप के मूल रूप के समान होती है। ये ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा या फिर एपिडर्मल की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार होते हैं। इनमें पूर्ण विकसित तना और जल पत्तियाँ होती हैं, ये गलत है। ये विभिन्न ऊतकों से बने बहुकोशिकीय संरचनाएं होती हैं, ये भी सही है। तो इनमें पूर्ण विकसित तना ये जो है गलत दिया गया है, इनमें विकसित नहीं होता है। तो सी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती हैं? किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती हैं? किस संगठन द्वारा? तो ये हो जाएगा RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। RBI की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, इसको आप जानते ही हैं। तो राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला सवाल आपके सामने है कि पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा था? पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय जो है मूल रूप से किसका हिस्सा था? पट्टी हिमालय, तो ये जो है असम का हिस्सा था। राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर, असम का हिस्सा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? इसका आंसर आप बताएंगे। इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? देखिए यूनानी या फिर कहा जाए ग्रीक लेखक सिंधु नदी को इंडस रिवर बोलते थे। सिंधु नदी को इंडस रिवर बोलते थे, और सिंधु के दक्षिण भाग को इंडिया तथा यहाँ के निवासियों को इंडियन कहते थे। इसी वजह से इंडिया शब्द जो है ये लिया गया है इंडस रिवर या फिर कहा जाए सिंधु नदी से। तो ए आंसर राइट होगा। उक्त
प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। अब आपको यहाँ पे एक प्रतीक नज़र आ रहा होगा, कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है, ना नज़र आए तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से बना हुआ प्रतीक है। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि किसका प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, एक वोल्ट मीटर है। और अगर ये बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही बने लेकिन यहाँ पे वी ना होकर के ए बन जाए, कहने का मतलब यह है जिस तरीके से ये बना है बॉक्स ऐसा ही बन जाए, और ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे और यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पे ये ए बन जाए, तब ये आपका क्या हो जाएगा, ये एमीटर हो जाएगा। बाकी अगर कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका प्रतीक बने जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, तो ये आपका प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी इस तरीके से बने तो ये आपका जो है विद्युत सेल हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि ध्वनि के नाम की यूनिट क्या है। ध्वनि के नाम की यूनिट यानी कि कहने का मतलब है कि ध्वनि को हम किस में मापते हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं कि ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर। अगला है कि एक संक्रमण धातु नहीं है, इसमें से कौन सी एक संक्रमण धातु नहीं है, इनमें से कौन सी एक संक्रमण धातु नहीं है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सी एक संक्रमण धातु नहीं है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, एनपी। ये जो है आपका संक्रमण धातु नहीं है। बाकी कहा जाए तो जड़ आर डी टी सी है। CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होगा। अब देखिए CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये होता है 40 म्यू, ठीक है। और O यानी ऑक्सीजन, इसका कितना होता है, तो ये होता है 16, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा CaO यानी कि जो Ca है यानी कैल्शियम का, ये 40 हो जाएगा, और O का जो हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, 40 और 16 56 हो जाएगा, नहीं डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो ये Ag या फिर कहा जाए चांदी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर चांदी। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, तो धातु का वह गुण जो इसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सके, उन्हें डक्टाइल कहते हैं या फिर कहा जाए तन्यता कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तन्यता। सबसे अधिक तन्य धातु जो है ये औरम होती है। औरम का मतलब है कि सोना, सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला आपके सामने कि सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है। सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है। भाई अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दिया करो यार, लाइक नहीं करते बहुत दुख होता है। पहले आप क्लास को लाइक जरूर कर दिया करो। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए क्षार और अम्ल मिलकर के लवण और जल बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है, तो बी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। क्षार और अम्ल मिल करके यानी अम्ल और क्षार मिल करके लवण और जल बनाते हैं, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर। अगला है कि किस राज्य सरकार ने ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए आनंदम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। किस राज्य की सरकार ने लोगों की ज़रूरतों की मदद को पूरा करने के लिए आनंदम योजना की शुरुआत की, तो ये किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2017 में ही। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन या फिर सेल बॉडी से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें तंत्रिका कोशिका कहते हैं, या फिर मेरे प्यारे भाई कहा जाए तो दुमिकाएं कहते हैं, तो डी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली। इसमें से किसे बाद में तालिका में जगह मिली थी, इसका आंसर आप बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, स्कैंडियम और गैलियम और जर्मेनियम। अगला सवाल आपके सामने है कि संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई किस भाषा में लिखे गए थे। संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई किस भाषा में लिखे गए थे। देखिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा तमिल भाषा में, डी आंसर। देखिए शिल्पाधिकारम के लेखक जो हैं ये इलिंगो अडिकल, एक जैन सन्यासी,
और चेर शासक सेन गुटबन के भाई थे। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच है, किया गया कार्य 36 जूल है, उन बिंदुओं के बीच बहने वाले विद्युत आवेश की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पे मेरे को विभवांतर यानी V बराबर दिया गया है 12 वोल्ट, और जो कार्य यानी W बराबर दिया गया है वो दिया गया है 36 जूल, और हमसे यहाँ पे आवेश यानी Q यानी कूलाम पूछा गया है। V बराबर W/Q जो है फॉर्मूला होता है। अब इसको आप हल कीजिए तो Q बराबर आपका हो जाएगा W/V। W आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 36, और V आपका हो जाएगा 12, 12 एकम 12, 12 3 36 यानी 3, और C जो है आपका ये हो जाएगा कूलाम का मात्रक। तो C उत्तर राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 3 कूलाम। W बराबर आपका VQ, या फिर कहा जाए V बराबर W/Q, बात एक ही है। निम्नलिखित में से किसके मध्य जलत्व का मान अधिकतम होता है? निम्नलिखित में से किसके मध्य जलत्व का मान अधिकतम होता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा रेलगाड़ी और हवाई जहाज के मध्य। डी आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि एक बंदूक से चली गोली या फिर गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है, बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? सही उत्तर हो जाएगा गोली से कम ही होगी, यानी गोली की गतिज ऊर्जा अधिक होगी और बंदूक की गतिज ऊर्जा कम होगी। ये तो बिल्कुल गाइस बिल्कुल सीधा सा फंडा है। तो डी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। दाब बराबर क्या होता है? देखिए दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे गाइस जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल, क्योंकि बल को उत्क्षेप भी कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बल जो है इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये भी दाब का मात्रक होता है, जिसको पास्कल भी कहा जाता है। इस बात को आप नोट रखिएगा, पास्कल। अगला सवाल है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या फिर किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। ये हो जाएगा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और उसकी अवस्था पर निर्भर करती है। तो सी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर रियर व्यू मिरर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? तो जाइलम आपका हो जाएगा। जाइलम जो है आपका ये अस्थायी ऊतक का उदाहरण है, और जो जड़ों से लेकर के स्तंभ और पत्तियों तक एक अविचित्र तंत्र बनाते हैं। जाइलम जो है अस्थायी ऊतक का उदाहरण है, यानी परमानेंट टिश्यू जो है जाइलम ही होता है। तो बी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। तो किसका मान नगण्य होने पर? तो बल। कहने का मतलब है अगर बल का मान नगण्य यानी बिल्कुल शून्य हो जाए तो वस्तु जो है नियत गति से चलेगी। सी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूल ले जा यहाँ पे मल होना चाहिए था। तो देखिए एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मल ले जाती है। तो इसमें से कौन सी होगी? तो ये हो जाएगा आपका मूत्र मार्ग। बी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? कहने का मतलब है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका। डी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा अमेरिका। देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन जो है संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में इसका जो वर्णन है किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, यानी संपत्ति के अधिकार को हटा करके अनुच्छेद 300 को के तहत कानूनी अधिकार जो है ये बना दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। तो वर्तमान में कहा जाए तो संविधान में कुल मिलाकर के 6 ही मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार जो हैं ये दिए गए हैं मौलिक अधिकार। देखिए अब जो मैं कंप्लीट करूंगा वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2018 ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए 16/10/2018 को 4 बजे से 5:30 बजे के बीच पूछे गए क्वेश्चन पेपर। तो गाइस अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो एक बार पहले लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है में तंतुबंध नहीं होते हैं। इसमें से आपको बताना है कि किसमें तंतुबंध नहीं होते हैं। फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें से किसमें तंतुबंध नहीं होते हैं?
तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे किसमें तंतुबंध नहीं होते हैं पूछा जा रहा है, तो बी उत्तर राइट हो जाएगा रक्त में। अगला है कि परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 35, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 35। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हैलोजन समूह का है डी आंसर। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके कार्य भी समान हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, समरूप अंग। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, होमोलोजियस ऑर्गन्स कहा जाता है, तो डी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा समरूप अंग। अगला सवाल आपके सामने है कि जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल जो है ये कितना होगा। इसका आंसर आप बताएंगे। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला बल जो है ये कैसा होगा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर शून्य, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। एक वृत्ताकार पथ में, अब देखिए एक वृत्ताकार पथ है भाई, जाहिर सी बात है अगर वृत्ताकार पथ है तो इसमें गति करेगा तो उसे वृत्तीय गति कहा जाएगा। समान वृत्तीय गति इसलिए क्योंकि वो स्थिर गति से कर रहा है, कहने का मतलब है कि एक समान वेग से गति कर रहा है तो उसे समान वृत्तीय गति कहा जाएगा। एक वृत्ताकार पथ वाली जो समान वृत्तीय गति कहा जाएगा। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना या फिर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा या फिर उसके उपग्रहों का चक्कर लगाना, घड़ी के सुई की गति, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति, ये सब वृत्तीय गति के ही उदाहरण है। या फिर आप गाइस जो रनिंग करते हैं वो भी आपका वृत्तीय गति ही होता है। तो डी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र निकाला गया था और ये मराठी भाषा में निकाला गया था। किस भाषा में, मराठी भाषा में निकाला गया था। इस पत्रिका का मुख्य उपयोग जो है ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी वर्ष 1857 को आवाज़ देने के लिए किया गया था और इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर। समाचार चैनल टाइम्स नाउ के मुख्य संपादक कौन है। टाइम्स नाउ के मुख्य संपादक तो ये हो जाएंगे राहुल शिवशंकर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके सामने है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे एमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। एमी पुरस्कार जो है ये किसके लिए दिया जाता है। तो एमी पुरस्कार या फिर एमी अवार्ड जो है ये अमेरिकन प्राइम टाइम टेलीविज़न प्रोग्रामिंग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो ये हो जाएगा टेलीविज़न उद्योग में। शुरुआत जो है या फिर यह पहली बार जो है 1949 यानी वर्ष 1949 में दिया गया था। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि जो है किस तरीके से उत्पन्न होती है आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा, देखिए वस्तुओं में कंपन होने के कारण ध्वनि या फिर साउंड जो है उत्पन्न होती है। तो वस्तुओं में कंपन होने पर ध्वनि का जो है ये उत्पन्न होती है। ध्वनि जो है ये निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, इस बात को नोट रखिएगा। ध्वनि को संचरण करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा जो गति है ध्वनि की वो ठोस में होती है, उसके बाद कहा जाए तो द्रव में और उसके बाद कहा जाए तो गैस में होती है। तो ठोस द्रव गैस इस तरीके से इसकी गति होगी। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए दोस्त, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, हाइड्रोजन गैस और लोहा जो है क्लोराइड तैयार होता है। तो सी आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हो गई थी। देखिए रानी लक्ष्मीबाई जो है मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। 29 साल की उम्र में यानी मात्र 29 साल की उम्र में 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से लड़ते हुए रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गई थी। तो कब, 1858 में। यानी क्रांति की शुरुआत तो भाई 1857 से हुई, लेकिन ये 1858 में वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। और जो झांसी की रानी है या फिर लक्ष्मीबाई हैं, ये झांसी के राजा गंगाधर राव की पत्नी थी। तो बी उत्तर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। कोशिका विभाजन को कौन प्रोत्साहित करता है।
तो ये हो जाएगा साइटोकाइनिन। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। अगला है कि जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है। तो ये हो जाएगा तनुकरण कहा जाता है। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा तनुकरण। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। देखिए ऊर्जा जो है इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे ही द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जा सकता है। कहने का मतलब है ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे सी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऊर्जा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन वो कहा जाता है जो ठोस से डायरेक्ट गैस में हो, मतलब द्रव में परिवर्तित ना हो, डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो, उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे क्या 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 कपूर जो है आपका, ये जो है ये ऊर्ध्वपातन ही होता है। कहने का मतलब है अगर आप कपूर बाहर किसी खुली जगह में रख दोगे, यानी अगर उसमें हवा लगेगी तो जाहिर सी बात है भाई कि वो कपूर जो है ये गैस बन करके उड़ जाता है। और आपने देखा होगा, कहते हैं कि कपूर जो है ये गायब हो गया। तो गायब कैसे होता है? वो ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा ही होता है। तो किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है ये आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखिए नौसादर जो है, या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई अमोनियम क्लोराइड, नौसादर या फिर कहा जाए अमोनियम क्लोराइड, ये इसका सूत्र जो होता है NH4Cl होता है। ये श्वेत रंग का एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, इसका जो है ये ऊर्ध्वपातन हो सकता है। तो ए आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है, या फिर दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल हो जाएगा न्यूटन और क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो सी आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो दाब जो है ये एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब होता है कि जिसमें जो है ये दिशा नहीं होती है ना। तो इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या फिर कहा जाए इसका ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। तो मैंने अभी आपको बताया। अगला है कि कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है। कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है। कुसुम योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा लाई गई किसानों के लिए कृषि पर आधारित योजना है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये सौर खेती को बढ़ावा देती है। तो बी आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला है कि 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसे की स्थापना की थी। तो कहाँ पर मदरसे की स्थापना की गई थी? सही आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। अगला है कि पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है। ये सवाल जो है आपका रिपीट हुआ है। कहने का मतलब है कि ग्रुप डी परीक्षा में ही रिपीट किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर केरल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में। अगला है कि दो पिंडों के बीच बल जो है ये सदैव किस दिशा में प्रयुक्त होते हैं। दो पिंडों के बीच बल सदैव किस दिशा में प्रयुक्त होते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा समान और विपरीत दिशा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर समान और विपरीत दिशा में। नेक्स्ट है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सबसे अधिक ऊष्मारोधी है। निम्नलिखित में से कौन समूह में शामिल सबसे अधिक ऊष्मारोधी है, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा समूह में सबसे अधिक ऊष्मारोधी या फिर कहा जाए ऊष्मा अवरोधक है। तो ये हो जाएगा प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकालाइट, शुष्क हवा, रबड़। तो बी आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली कौन सी है। इसमें से कौन सी केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है। तो डॉग फिश जो है केवल समुद्र में पाई जाती है, और ये जो डॉग फिश है केवल समुद्र में यानी अलग ये नहीं पाई जाती है। तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा डॉग फिश। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से रक्त में प्रवाहित होता है, ऑक्सीजन रक्त से फेफड़ों में, ये गलत है। ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त में प्रवाहित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में प्रवाहित होता है। ऑक्सीजन जो है फेफड़ों में से रक्त में प्रवाहित होता है, यानी ऑक्सीजन फेफड़े से रक्त में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़े में जाती है। तो बी उत्तर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चुनें कि कौन सा विकल्प संभव है। कथन देखिए, नाइट्रोजन एक गैस है, इस चैम्बर में गैस है। निष्कर्ष है, इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है। अब देखिए ये जो है आपका रीजनिंग का सवाल है, कथन निष्कर्ष वाला। अब इसको हल कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। सही आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए
तो अगर आप देखोगे नाइट्रोजन एक गैस है और चैम्बर में गैस है, ये लिखा गया है, और लिखा है कि इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है। अब देखिए यहाँ पे ये बात तो सही है कि चैम्बर में गैस है, और फिर निष्कर्ष में है कि इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है। मेरे प्यारे भाई, इस चैम्बर में कोई दूसरी गैस भी हो सकती है, तो इसका निष्कर्ष ये बिल्कुल सटीक नहीं है कि नाइट्रोजन ही होगा। कहने का मतलब यह है कि नाइट्रोजन एक गैस है, ये तो बिल्कुल सही है, पहला कथन तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन इस चैम्बर में गैस है, ये नहीं लिखा गया है कि इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है। अगर ये लिखा जाता है कि इस चैम्बर में नाइट्रोजन गैस है, तब गाइस आप इसको निष्कर्ष के रूप में बिल्कुल सटीक कह सकते थे। तो आप ये असत्य और सत्य दोनों कह सकते हो, तो मतलब संभवतः असत्य या फिर सत्य। तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, यानी या तो फर्स्ट से या तो सेकंड, इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब जो है कितने एटमॉस्फेयर होता है? समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब कितने एटमॉस्फेयर होता है? देखिए, वायुमंडलीय दाब जो है पृथ्वी के वायुमंडल में किसी भी सतह की एक इकाई पर या फिर उससे ऊपर की हवा के वजन द्वारा लगाया जाता है, और समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब जो है ये 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, 1 एटमॉस्फेयर होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? प्राथमिक क्षेत्र, राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, कृषि। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को किस रूप में भी जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए आंसर, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि 1 जूल प्रति सेकंड जो है किसके बराबर होता है? देखिए, जो शक्ति है इसका मात्रक क्या होता है? कार्य बटे समय। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटे समय। मेरे प्यारे भाई, शक्ति को आप वाट में व्यक्त करेंगे, यानी शक्ति का मात्रक वाट है। वाट बराबर कार्य जो है आपका ये हो जाएगा जूल, और समय हो जाएगा आपका सेकंड। तो जूल पर सेकंड ये हो जाएगा आपका वाट, यानी 1 वाट। सी आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, इसकी पीडीएफ जो है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को ले लीजिएगा। आप अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लेना। एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। अगला है कि भारत सरकार की योजना सेतु भारतम का उद्देश्य क्या है? भारत सरकार की योजना सेतु भारतम का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना। ए आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ किससे है? देखिए, बैरोमीटर जो है दाब को मापता है, सिस्मोग्राफ जो है भूकंप को मापता है। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्त बीजियों के प्रजनन अंग किस में स्थित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फूलों में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फूलों में। भारत सरकार ने वह कौन सी योजना लॉन्च की है जिसका लक्ष्य कैंसर और हृदय रोगों के इलाज पर मरीजों द्वारा व्यय को कम करना, ताकि ज़रूरतमंदों के लिए स्वस्थ देखभाल को सस्ता बनाया जा सके? तो कौन सी योजना लॉन्च की गई है, आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका अमृत, या फिर उपचार के लिए वहनीय चिकित्सा और विश्वसनीय प्रत्यारोपण योजना। बी आंसर राइट हो जाएगा। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी से पूरी तरह से निमज्जित होगा। सही आंसर हो जाएगा सी आंसर। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ जो है कौन दिलाता है? देखिए, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख जो है अनुच्छेद 54 में किया गया है, और इनके अनुसार ही राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और जो भारत के राष्ट्रपति हैं, इनको शपथ जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस करवाते हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए आंसर। अगला आपके सामने, चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से विजेता है? देखिए, चिपको आंदोलन जो है ये कहा जाए तो वृक्ष बचाओ से ही संबंधित था। और जो चंडी प्रसाद भट्ट हैं, ये इनका जो है चंडी प्रसाद भट्ट, ये गांधीवादी पर्यावरणीय और सामाजिक कार्यकर्ता थे। 1964 में उत्तराखंड में दसोली ग्राम स्वराज की संघ की स्थापना जो है ये इन्होंने ही की थी। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा, चंडी प्रसाद भट्ट। इन्हें पद्म भूषण और इसके अलावा गांधी शांति, ये दोनों पुरस्कार भी इनको मिल चुके हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जो यहाँ पे दिए गए हैं ये इससे संबंधित हैं, चिपको आंदोलन से। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तो ये हो जाएगा पोटेशियम। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पोटेशियम, जिसका सूत्र के होता है। तो पोटेशियम बी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों की आवृत्ति से भी अधिक होती है। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों की आवृत्ति
तो ये हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मनुष्य की जो श्रव्य ध्वनि है ये 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, लेकिन 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक है तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग हो जाएगा। डी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। सुल्तानपुर नेशनल का पार्क, देखिए सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये हरियाणा राज्य के गुड़गांव में है, तो बी उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा आपका हरियाणा में। अगला है कि चौथे और पाँचवें आवर्त में कितने तत्व हैं। चौथे और पाँचवें आवर्त में कुल 18 तत्व हैं। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता है। बिल्कुल सही है, भार जो है ये परिवर्तित होता है, द्रव्यमान अपरिवर्तनीय है। तो डी उत्तर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। देखिए अब जो मैं कंप्लीट करूंगा वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2018 द्वारा पूछे गए 29/10/2018 के 4 बजे से 5:30 बजे के बीच क्वेश्चंस पेपर, यानी 4 बजे से 5:30 बजे के बीच जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब मैं उसको कंप्लीट करूंगा। लेकिन उससे पहले निवेदन है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मेरी मेहनत कैसी आपको लग रही है उस पर अपना फीडबैक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब इसको देखते हैं।